बीकॉम पार्ट सेकंड, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर फर्स्ट, कंपनी लॉ एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस। आज का टॉपिक है ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, अंशों का अंतरण तथा पारिषण। इसका लेक्चर फर्स्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि संयुक्त पूंजी कंपनी की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि इसके कंपनी के सदस्य कंपनी में धारित अपने अंशों का आसानी से अंतरण कर सकते हैं। कंपनी अधिनियम द्वारा भी अंशधारियों को यह अधिकार प्रदान किया गया है। वे अपने द्वारा धारित अंशों अथवा प्रतिभूतियों का इस अधिनियम द्वारा तथा कंपनी के अंतर्नियमों के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक अंतरण कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी अधिनियम में यह भी लिखा है कि कंपनी के अंश चल संपत्ति है जिनका कंपनी के अंतर्नियमों के जो डिफरेंट प्रोविजंस है उनके अनुसार अंतरण किया जा सकता है। अब हम सबसे पहले देखेंगे अंशों के अंतरण का क्या अर्थ होता है। मीनिंग ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। जब कोई अंशधारी स्वेच्छा से अपने अंशों को किसी विक्रय अनुबंध के अंतर्गत प्रतिफल के बदले किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करता है तो उसे अंशों का अंतरण कहते हैं। लेकिन यहाँ एक बात इम्पॉर्टेंट है कि यदि न्यायालय द्वारा अंशों का जबरदस्ती विक्रय करने अथवा नीलाम करने अथवा अंशों के हरण यानी फोरफीचर के बाद यदि उनको रीइशू या पुनर्निर्गमन करने को अंशों का अंतरण नहीं माना जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है अंशों के अंतरण संबंधी प्रावधान, प्रोविजंस रिगार्डिंग ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। इसमें डिफरेंट प्रोविजंस है। उसमें फर्स्ट पॉइंट है निक्षेपागार के माध्यम से लेन देन की जाने वाली प्रतिभूतियों का अंतरण। यदि किसी कंपनी के प्रतिभूतियों अथवा अंशों का लेन देन निक्षेपागार के माध्यम से होता है तो अंशों का अंतरण उन व्यक्तियों के बीच हो सकता है जिनका नाम किसी निक्षेपागार के अभिलेखों में लाभदायक धारकों के रूप में लिखा हुआ है, यानी तभी उनकी जो सिक्योरिटीज़ है या शेयर्स का ट्रांसफ़र किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है निर्धारित फॉर्म में आवेदन या विलेख। अंशों के अंतरण का जो आवेदन है वो एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है, यानी फॉर्म नंबर SH-4 में किया जाना चाहिए। इस आवेदन फॉर्म को सामान्यतः अंतरण विलेख के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है तिथि। अंतरण के विलेख पर डेट यानी तिथि अंकित होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्टैम्प। अंतरण विलेख पर विधिवत रूप से प्रॉपर स्टैम्प लगे होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है निष्पादन अथवा क्रियान्वयन। अंतरण विलेख का निष्पादन या क्रियान्वयन अंतरणकर्ता तथा अंतरिती द्वारा अथवा उनकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है अंतरिती का विवरण। जो ट्रांसफ़र डिड है, जो ट्रांसफ़र का विलेख है, उस पर अंतरिती यानी ट्रांसफरी के नाम, पता, व्यवसाय यदि हो तो उसका भी उल्लेख करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कंपनी को सुपुर्दगी। अंतरण विलेख अंतरणकर्ता अथवा अंतरिती द्वारा उसके पश्चात कंपनी को सुपुर्द किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सुपुर्दगी की समय सीमा। अंतरण विलेख इसके निष्पादन की तिथि के 60 डेज के भीतर कंपनी के पास सुपुर्द किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है प्रमाण पत्र के साथ सुपुर्दगी। अंतरण विलेख के साथ संबंधित प्रतिभूति प्रमाण पत्र भी कंपनी को सुपुर्द किया जाना चाहिए। यदि प्रतिभूति या अंश प्रमाण पत्र नहीं है तो इसके साथ जो अंश आवंटन पत्र है वो संलग्न किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है विलेख खो जाने की दशा में। यदि अंतरण विलेख खो जाता है अथवा निर्धारित अवधि अर्थात 60 डेज के भीतर अंतरण विलेख कंपनी को सुपुर्द नहीं किया जाता है तो कंपनी क्षतिपूर्ति बॉन्ड अथवा तथा संचालक मंडल द्वारा निर्धारित शर्तों के साथ अंशों का अंतरण कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है अंशतः प्रदत्त प्रतिभूतियों का अंतरण।
कभी कभी अंतरणकर्ता द्वारा अंशतः अथवा अपूर्णदत्त प्रतिभूतियों अथवा अंशों के अंतरण का विलेख प्रस्तुत किया जाता है। ऐसी दशा में कंपनी को उन अंशों का अंतरण करने से पूर्व अंतरिती के पास फॉर्म नंबर SH-5 में यह सूचना भेजनी चाहिए कि उसके पक्ष में अंशतः प्रदत्त अंशों के अंतरण का आवेदन प्राप्त हुआ है। यदि अंतरिती इस सूचना के 2 सप्ताह के भीतर यानी विदिन 2 वीक्स के भीतर भी अंतरण पर कोई आपत्ति, कोई ऑब्जेक्शन प्रकट नहीं करता है, तो कंपनी उस अंतरण का पंजीयन कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमाण पत्र लौटाने अथवा सुपुर्दगी की समय सीमा। प्रत्येक कंपनी को अंतरण हेतु प्राप्त सभी प्रमाण पत्रों को उनकी प्राप्ति के विदिन 1 मंथ अंतरण करके सुपुर्द करना पड़ता है। लेकिन यह समय सीमा तब लागू नहीं होती है जबकि उन प्रतिभूतियों के अंतरण पर किसी कानून, न्यायालय, अधिकरण अथवा किसी अन्य प्राधिकारी के आदेश द्वारा रोक लगा दी गई हो। नेक्स्ट पॉइंट है मृतक व्यक्ति की प्रतिभूतियों अर्थात अंशों का अंतरण। किसी भी मृतक व्यक्ति द्वारा धारित अंशों का अंतरण उसके जो वैधानिक प्रतिनिधि है उसके द्वारा ठीक उसी प्रकार किया जा सकता है मानो कि वह प्रतिनिधि उस अंतरण प्रलेख के निष्पादन के समय स्वयं ही धारक हो। नेक्स्ट पॉइंट है दंड। ये जो आप लोगों को बताए हैं सारे प्रोविजंस, इनके पालन में यदि कोई त्रुटि की जाती है तो कंपनी को कम से कम 25,000 रुपये तथा अधिकतम 5 लाख रुपए तक के अर्थदंड से दंडित किया जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट है निक्षेपागार का दायित्व। यदि किसी निक्षेपागार ने किसी भी व्यक्ति को धोखा देने के उद्देश्य से किसी प्रतिभूति अथवा अंश का अंतरण किया है तो उसे धारा 447 के अधीन दंडित किया जा सकेगा। नेक्स्ट मेन हेडिंग है प्रतिभूतियों अथवा अंशों के अंतरण पर प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज और शेयर्स। प्रत्येक प्रतिभूति धारक अथवा अंशधारी कुछ प्रतिबंधों के अधीन अपने प्रतिभूतियों या अंशों के अंतरण का अधिकारी होता है। ये जो डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस है उनको मुख्य रूप से 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। फर्स्ट है वैधानिक प्रतिबंध। प्रतिभूतियों के अंतरण पर वैधानिक प्रतिबंधों से तात्पर्य कंपनी अधिनियम द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से होता है। ये जो प्रतिबंध मैंने आप लोगों को पहले बताए हैं, अब यहाँ पे रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। तो उन वैधानिक प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए अंशों अथवा प्रतिभूतियों का अंतरण किया जा सकता है। नेक्स्ट है अंतर नियमों द्वारा प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शंस बाय आर्टिकल्स। कंपनी अधिनियम की कुछ धाराएं हैं जिनमें प्रत्येक कंपनी को अपने अंतर नियमों में अंशों अथवा प्रतिभूतियों के अंतरण पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देती है। उसमें पहला है धारा 44 में लिखा है कि कंपनी के अंश कंपनी के अंतर नियमों में उल्लेखित रीति से अंतरित किए जाएंगे। दूसरा है सेक्शन 58 में लिखा है कि कोई भी कंपनी कारणों का उल्लेख करते हुए अंशों अथवा प्रतिभूतियों के अंतरण से इनकार कर सकती है। और तीसरा है सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में लिखा है कि प्रत्येक निजी कंपनी अपने अंतर नियमों द्वारा अपने सदस्यों के प्रतिभूतियों या अंशों के अंतरण के अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकती है। तो ये जो डिफरेंट प्रोविजंस मैंने बताए हैं उनसे ये क्लियर हो जाता है कि प्रत्येक पब्लिक कंपनी अपने अंतर नियमों में प्रतिभूतियों अथवा अंशों के अंतरण के संबंध में कुछ प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन जो प्राइवेट कंपनी को तो ऐसे कुछ प्रतिबंध अपने अंतर नियमों में शामिल करने पड़ते हैं, किंतु कोई भी कंपनी अंतर नियमों के प्रावधानों द्वारा अंशों के अंतरण पर निषेध नहीं लगा सकती है।
अब इसमें फर्स्ट पॉइंट है कंपनी अधिनियम द्वारा लगाए गए प्रतिबंध। कंपनियां सामान्यतः उन प्रतिबंधों को अपने अंतर नियमों में शामिल कर लेती है जो प्रतिबंध अंशों के अंतरण पर कंपनी अधिनियम के अधीन लगाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अनिवार्य प्रतिबंध। प्रत्येक निजी कंपनी को अपने अंतर नियमों में अपने सदस्यों के प्रतिभूतियों के अंतरण के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने पड़ते हैं। क्यों लगाने पड़ते हैं? क्योंकि ऐसा करके ही कोई भी प्राइवेट कंपनी अपनी सदस्य संख्या को सीमित बना रख सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है अव्यस्क अंतरिति। किसी भी कंपनी के अंतर नियम में अव्यस्क के नाम में अंशों के अंतरण पर प्रतिबंध हो सकते हैं, लेकिन कंपनियां पूर्णदत्त अंशों के अव्यस्क के नाम अंतरित करने से छूट दे सकती है यदि अंतरण विलेख पर उसके संरक्षक के सिग्नेचर होते हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट है अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति। अंतर नियमों में अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति को अंशों के अंतरित करने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है दिवालिया व्यक्ति। इसी प्रकार से अंतर नियमों में दिवालिया व्यक्ति को अंशों के अंतरण पर प्रतिबंध हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है दिवालिया व्यक्ति के अंशों का अंतरण। यदि कोई व्यक्ति कंपनी का अंशधारक है और वह व्यक्ति क्या घोषित हो चुका है, दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, तो उस व्यक्ति को अंशों के अंतरण के संबंध में अंतर नियमों में प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यदि अंतर नियमों में व्यवस्था की जाती है कि किसी भी सदस्य के दिवालिया हो जाने पर उसके अंश किन्हीं विशिष्ट व्यक्तियों को ही एक निश्चित मूल्य पर बेचे जाएंगे, तो ऐसा प्रतिबंध तब तक वैलिड माना जाता है जब तक कि वह सिद्ध नहीं कर दिया जाता है कि ऐसा प्रावधान पक्षपात करने के उद्देश्य से किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है याचना अदत्त रहने पर। यदि अंशों पर जो कॉल मनी है वो अंशधारक द्वारा पूरी पेमेंट नहीं किया गया है, तो भी अंतर नियमों में यह प्रोविज़न किया जा सकता है कि कंपनी अंशों के अंतरण को तब तक रोक सकती है जब तक कि जो शेयर होल्डर है वो बकाया कॉल मनी का पेमेंट नहीं कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रहणाधिकार। यदि कंपनी को ग्रहणाधिकार प्राप्त हो तो कंपनी के अंशों के अंतरण को तब तक रोक सकती है जब तक कि जो शेयर होल्डर है वो देय याचना राशि या अन्य ऋणों का भुगतान नहीं कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है कम प्रतिफल। यदि अंशों के अंतरण प्रलेख में दर्शाया गया जो प्रतिफल है, कंसिडरेशन है, वो अंशों पर दिए गए वास्तविक प्रतिफल से कम है, तो प्रतिभूतियों या अंशों के अंतरण को रोका जा सकता है। कई बार इसलिए लोग करते हैं कि कम प्रतिफल दिखाने पर जो स्टैम्प ड्यूटी है वो भी क्या होती है, कम लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है शुल्क। कंपनी अपने अंतर नियमों के अधीन अंश अंतरण शुल्क निर्धारित कर सकती है। यदि अंतरण के साथ में निर्धारित जो प्रिस्क्राइब्ड शुल्क है वो जमा नहीं कराया जाता है, तो कंपनी ऐसे अंतरण पर, ऐसे ट्रांसफर पर रोक लगा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है एक ही वर्ग के अंश। कंपनी अपने अंतर नियमों में यह रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि एक अंतरण प्रलेख में केवल एक ही प्रकार या एक ही वर्ग, एक ही श्रेणी के अंशों के अंतरण का प्रस्ताव हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है सदस्यों के रजिस्टर के बंद रहने पर। कंपनी अंतर नियमों में यह प्रावधान कर सकती है कि अंशों का अंतरण तब तक नहीं हो सकेगा जब तक कि सदस्यों का रजिस्टर बंद रहेगा, लेकिन सदस्यों का रजिस्टर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बंद हो तभी अंशों के अंतरण पर प्रतिबंध रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हस्ताक्षर मेल नहीं खाने पर। यदि अंतरणकर्ता के हस्ताक्षर कंपनी के पास जो अवेलेबल नमूने का जो सिग्नेचर है उससे मिलते नहीं हैं तो कंपनी अंशों के अंतरण से इनकार करने को बाध्य हो जाती है। एंड लास्ट पॉइंट है अन्य कोई उचित आधार।
कोई भी कंपनी अपने अंतर नियमों में यह व्यवस्था कर सकती है कि कंपनी का संचालक मंडल किसी भी उचित कारण के आधार पर अंशों के अंतरण से यानी ट्रांसफर ऑफ शेयर से इनकार कर सकती है। लेकिन अगर वो इनकार करेगी तो कंपनी को ये प्रकट करना पड़ेगा और पीड़ित पक्षकार ऐसे कारणों के विरुद्ध क्या कर सकता है, अपील भी कर सकता है। अतः संचालकों को ऐसे अधिकार का उपयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तो इस प्रकार से आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।